मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, काउंटर सवाल, और जितने कठिन सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं उतने ही कठिन शेजवत पूना वाला से भी पूछूंगा, क्योंकि मैंने वो लिख के रखा हुआ है। आपने देखा होगा प्रस्तावना में कि मैंने 2 मुद्दे आपके लिखे हैं, 2 उनके लिखे। तो मुझे एक बात बताइए आप, और वो बात मेरी बड़ी सीधी सी एक सी है। आपके सुशील कुमार शिंदे जी जो गृह मंत्री थे, उन्होंने तो जयपुर अधिवेशन में कह दिया था कि आरएसएस वाले बम बनाते हुए पकड़े गए, ये एक आतंकवादी संगठन है। तो आप इनको बैन ही कर देते ना, आपने क्यों इनको गुंजाइश दी कि वो बीजेपी बनाए, सरकार बनाए? बताइए ना, बैन तो किया था आपने 2 बार। और जिसको आपने आतंकवादी संगठन कहा, खुद आपके गृह मंत्री ने पद पर बैठे हुए, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, जो आपने संदर्भ दिया है, उस संदर्भ में उस समय देश के जो गृह सचिव थे, आज देश के भाजपा के मंत्री भी हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, ये प्रश्न एक उन पे भी जाता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो संदर्भ था और उस समय की जो परिस्थिति थी, जिन लोगों ने उस समझौता जो हुआ था, जो कांड हुआ था, उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व थे, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई हुई थी। अब ठीक है, कोर्ट का अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का कहानी है, उसके तहत वो लोग बाहर जरूर आ गए हैं। लेकिन इस सच्चाई को तो हम लोग नहीं अस्वीकार सकते कि फासिज्म जो जिस तरह से एक व्यक्ति विशेष से आगे चलता है, जिस तरह से सभी अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को अपनाता है, जिस तरह से शाखा के माध्यम से कट्टरता एक व्यक्ति एक विचारधारा को लेकर जाता है, जिस तरह बहुधर्मिक समाज को, बहुधर्मी सोसाइटी को, बहुधर्मी जो इस देश की संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं ये लोग उस अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारते हैं और कट्टरता के माध्यम से देश की सारी चीजों को बांट करके देश के सत्ता पे आना चाहते हैं। आज का जो परिप्रेक्ष्य यदि हम देखें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, मीडिया के साथी का भी जो हाल है सबने देख ही रहा है हम लोग। उसके अलावा चुनाव आयोग पर 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को ही बोलना पड़ा कि कैसे लोग की अपनी नियुक्ति कर रहे हैं। सारे संसदीय परंपरा में, संसद में क्या बहस हो रही है ये भी देख लिए। किसानों के कानून किस तरह से लाए गए और किस तरह उनको खालिस्तानी आतंकवादी कहा जाता है, किस तरह मजदूरों और युवाओं के साथ व्यवहार किया जाता है जब वो अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं, राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। तो ये प्रवृत्ति दर्शा रहा है कि आरएसएस के मुखौटा बीजेपी आज क्या इस देश में करना चाहती है। लेकिन एक सच है और ये सच्चाई है कि ये चलने वाला नहीं है। 2024 में हम लोग इस तरह के मुखौटे को आपका पर्दाफाश करने जा रहे हैं और देश देख रहा है। आप मुद्दों को भटका करके मूल मुद्दों जो जनता के मुद्दे हैं, आप चाहते हैं कि फर्जी राष्ट्रवादी तथाकथित राष्ट्रवादी ये लोग देश के मूल मुद्दों को भटका करके चाहते हैं सत्ता पर काबिज होना। आपने पूरे 4000 किलोमीटर की यात्रा में डॉक्टर अजय उपाध्याय जी देश के मूल मुद्दों को उठाया था ना। 4000 किलोमीटर की यात्रा में देश के मूल मुद्दों को उठाया था ना, महंगाई, बेरोजगारी और जितने भी आपके मुद्दे हैं सबको उठाया था आपने। अब एकदम से राहुल जी इटली की एक मैगजीन को इंटरव्यू दे देते हैं, विदेश में जाकर जिन बयानों पर चर्चा हो रही है वो खुद राहुल गांधी जी ने दिए हैं। तो भटका कौन रहा है, इस पर विचार करिएगा, यही मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, आप आरोप तो लगा रहे हैं पर आप डिफेंड नहीं कर पाते कई बार आरएसएस को, और उससे अलग लेने की लाइन लेने की कोशिश करते हैं। अगर राहुल गांधी ने इसको एक फांसीवादी ऑर्गेनाइजेशन कह दिया जैसे सभी राजनीतिक पार्टियां करती है, तो गलत क्या कहा? देखिए, मुझे तो लगता है कि आज राहुल गांधी ने इस इको को थोड़ा ठीक कराइए। ठीक है, प्लीज इको ठीक करिए। आज राहुल गांधी ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, प्रणब मुखर्जी और जेपी को गलत साबित कर दिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे, महात्मा गांधी से लेकर अंबेडकर जी ने सबने प्रशंसा की। और ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये है प्रणब मुखर्जी। अब प्रणब मुखर्जी तो कांग्रेसी थे, कट्टर कांग्रेसी कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल की जुबान में। वो तो मुस्लिम ब्रदरहुड के दफ्तर तो कभी गए नहीं, परंतु हाँ आरएसएस के यहाँ जरूर गए। और इसके अलावा देश के जाने माने रतन टाटा, ये तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से, पारसी से। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का दरअसल भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो उनके मन में घृणा है ना, और इस्लामिक जिहाद को कैसे जस्टिफाई करने का ये सिलसिला लगातार जारी है। इसलिए 26/11 जब हुआ तो हमें पता है कि अजमल कसाब इसके पीछे था, पाकिस्तान इसके पीछे था, परंतु क्या बयान आया कि ये आरएसएस की साजिश है। और इसीलिए ये किस प्रकार से एक व्यक्ति का विरोध करते करते भारतीय संस्कृति, भारतीयों का, हिंदुओं का विरोध करने का जो एक प्रॉब्लम और डीएनए है इनमें, वही सामने निकल कर आ रहा है। और आते असली मुद्दे पर मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं। देखिए, आज एक मैं पंक्ति पढ़कर बताना चाहता हूं। परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम पराइस्तु विग्रहे प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि जब हम पांडव और ये कौरव लड़ते हैं तो हम 5 बनाम 100 हो सकते हैं, परंतु जब कोई विदेशी ताकत होती है तो हम पांडव और ये कौरव मिलकर 105 हो जाते हैं। परंतु आज राहुल गांधी का मैं आपको स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूं और जी न्यूज ने इसको दिखाया है। राहुल गांधी कहते हैं भारतीय लोकतंत्र के विषय में ये इंडियन इश्यू नहीं है, डेमोक्रेसी गायब हो चुकी है, पर कोई रिएक्शन नहीं आया यूरोप से। मैं हैरान हूं कि जो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं मानते, यूनाइटेड स्टेट्स को मानते हैं, सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इसके विषय में ओब्लिवियस है और उन्होंने कुछ नहीं किया। ये क्या चाहते हैं? ये सैंक्शन चाहते हैं, ये एक्शन चाहते हैं। आज जब भारत का एक मूल का व्यक्ति ब्रिटेन के लोकतंत्र को गाइड कर रहा है, उनका प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो उस ब्रिटेन की भूमि पर जाकर जिसने 200 साल हुकूमत की, आजादी के अमृत वर्ष महोत्सव के वर्ष में जाकर कहना कि ब्रिटेन तुम वापस आओ, अमेरिका तुम वापस आओ, विदेशी ताकत वापस आओ और हस्तक्षेप करो हमारे आंतरिक मामले में। आज मेरा केवल इतना सवाल है कि क्या यह हमारी संप्रभुता और नेशनल सॉवरेनिटी पर हमला नहीं है? आप चाहे जितने आपके विषय हो सकते। और दूसरा, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर। अरे दीपक जी, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर तो तब होता है कि जब एएन रे को बना दिया जाता है चीफ जस्टिस और खन्ना जी को हटा दिया जाता है, भारुल इस्लाम को बनाया जाता है, कभी वो चीफ जस्टिस, कभी वो एमपी, कभी वो जज, कभी वो एमपी। इस प्रकार से खेल खेला जाता है। और किशोर कुमार से लेकर कितने मूवीज पर प्रतिबंध लगाया इमरजेंसी के कालखंड में, उसके बारे में मैं जाना नहीं चाहता। इंस्टीट्यूशनल कैप्चर पर केवल एक और लाइन कहूंगा, क्या आज का मौजूदा चीफ जस्टिस उसी इंस्टीट्यूशनल कैप्चर का हिस्सा है? क्या आरएसएस का व्यक्ति है वो? जब वो व्यक्ति आपके फेवर में कोई बयान दे दे या कोई वर्डिक्ट दे दे तब तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, अगर मेरे फेवर में वर्डिक्ट ना आए तो सुप्रीम कोर्ट गया, अगर चुनाव जीत जाऊं तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, अगर चुनाव में हार जाऊं तो इलेक्शन कमीशन खराब। ये इस प्रकार से कंडीशन। अजय उपाध्याय जी, एक क्विक जवाब आप दें, उससे पहले मैं राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। सुनवाइए राहुल गांधी जी ने क्या कहा है आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में। राहुल जी का यह बयान। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it's shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So Z News.